हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और ये लेक्चर 3 हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। रिफ्रैक्शन का यही मीनिंग है कि जब लाइट एयर से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम क्या है तो अभी आपको हम समझाएंगे थोड़ी देर में। उसके पहले जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे होता क्या है कि वो बेंड हो जाता है, और बेंड होता है अपने नॉर्मल के अलोंग, नॉर्मल के कई, एक तो नॉर्मल के तरफ हो जाता है बेंड और एक नॉर्मल से दूर बेंड होता है। तो ये दो तरीके का कंडीशन हमें देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यही डेफिनेशन है, और आइए हम इसको लिखते हैं फिर हम इसको आगे समझाते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट लिखते जाइए साथ में। बेंडिंग ऑफ लाइट when it pass obliquely या when it pass one medium to another medium, bending of light when it pass one medium to another medium is called refraction. आप लोग ये केस समझ चुके होंगे। मेनली है रेयर मीडियम क्या होता है, रेयर और डेंसर दो बातें हैं। अगर हम यहाँ कहें कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर एयर का कंपेयर कर दिया जाए वाटर के साथ, यानी कि एयर क्या है और वाटर क्या है, देखिए दो अलग अलग है। लाइट की स्पीड जो है, आप सोचिए एयर में ज्यादा होगा या वाटर में, तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा कि एयर में ज्यादा होगा, वाटर में कम। तो जहां आपको लगे दो मीडियम का कंपेयर कीजिए, जहां पे अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे रेयर, उसको बोलेंगे रेयर। और जहां पे ऐसा लगे कि जहां पे स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा लाइट का, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेंसर। तो इस तरीके से मीडियम को हम लोग समझते हैं। अगर हम वाटर और कंपेयर करें, आपको वाटर और यहाँ पे ग्लास ले लें तो क्या होगा बताइए। अगर हम यहाँ पे ग्लास ले लें तो आप बताइए यहाँ पे रेयर कौन सा होगा। तो हम कहेंगे वाटर यहाँ तो रेयर हो जाएगा और ग्लास वाला डेंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों मीडियम डेंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको रेयर बोलेंगे और इसको डेंसर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हमें ये देखना है कि वास्तव में लाइट मुड़ता कैसे है, किस तरीके से हम इसको मोड़ लेते हैं, मेनली वो मुड़ता कैसे है, हम इस बात को समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक केस में। जब लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम में बढ़े, और दूसरा केस ये होगा हमारा कि जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में बढ़े। दोनों ही केस में हम लोग समझेंगे। पहले एक डायग्राम हम आपको सामने दिखा रहे हैं दोनों ही केस का, उसके बाद हम इसमें बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जैसे कि नाम दिया गया। पहला हम केस आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए पहला केस है हमारा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे रेयर मीडियम में देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया, ये जो कि नीचे वाटर है और ऊपर एयर है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए यहाँ पे एन और म्यू से मीडियम का वैल्यू होता है, जैसे कि रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही उसका। या आप ये देखिए कि चश्मे को आप जानते हैं अलग अलग लोग कहते हैं मेरा 1.5 का है, 1. तो इसमें मीडियम को ही इंक्रीज डिक्रीज करके हम जो है लेंस के पावर में वेरिएशन लाते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ तो एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। यहाँ पे हमने रेयर मीडियम में एक इंसिडेंट रे, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से ये लाइट जो है यहाँ पे निकल रहा है। एक लाइट हमने ले लिया, इसको नॉर्मल तो पता ही है, अगर लाइट को कभी भी
नॉर्मल के अलोंग अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ये उसी पाथ पे फिर से लौट जाता है। देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इंसिडेंट रे ये हुआ, पहले भी हम जानते हैं। अगर यहाँ पे सेम मीडियम होता तो ये लाइट सीधा चला जाता, विदाउट डिस्टर्ब हुए ये क्या होता, सीधा चला जाता, इस डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसे चला जाता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे मीडियम तो चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होने का मीनिंग है यहाँ पे देखिए, अब ये हम बता रहे हैं कि ऐसा होता है, लेकिन आप कहिएगा कि क्यों ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा, तो अभी थोड़े समय के लिए आप इस चीज को मान सकते हैं। फिर जब हम आगे के लॉ पढ़ेंगे तो जरूर डिसाइड कर लेंगे कि वास्तव में ये नॉर्मल की तरफ आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब केस रेयर से डेंसर मीडियम की हो, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रेयर से डेंसर जाए तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया डेंसर मीडियम में इस तरीके से। तो आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये वास्तव में इधर ही क्यों आया, ये इस साइड में कैसे नहीं आया, तो हम कहेंगे अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, इसका भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, और तब अपने कंसेप्ट से डिसीजन लेंगे कि वास्तव में इसका इसको मुड़ना किधर है। दूसरा केस है जब हम केस डेंसर से रेयर मीडियम में लेना चाहते हैं, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे हम बात करेंगे इफ लाइट ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में अगर देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या यहाँ पे देखेंगे हम, डेंसर यहाँ इंसिडेंट रहे वैसे ही रहेगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही ये मीडियम में जाएगा एयर में, इधर क्या है, रेयर मीडियम है, तो जब रेयर मीडियम है ये डेंसर है, तो ये नॉर्मल से दूर जाता है, और इस बार ये क्या हुआ, एंगल इंक्रीज कर गया, इंसिडेंट एंगल के कंपेयर में इस बार एंगल ज्यादा हो गया, पहले में एंगल कम हो गया था, यहाँ पे एंगल आपको लग रहा है कि इंक्रीज कर गया, तो ये नॉर्मल से, इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और उस केस में, पहले वाले केस में जब रेयर से डेंसर में था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये दो केसेस हैं जो कि हमें समझना था, अभी आप इसको समझिए। फिर हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझेंगे कि लॉ ऑफ वास्तव में रिफ्रैक्शन क्या है। इसको स्नेल्स ने दिया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे देखिए ये एंगल जो साइन है, हमने अगला टॉपिक शुरू कर दिया है जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्या बता रहे हैं, अभी तक हमको समझा दिया आपको कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाने का तो रे किधर मुड़ेगा, और दूसरा डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो किधर मुड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, जैसे वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है ये पहले आप समझिए। सबसे पहले बात है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, रे ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और साथ में नॉर्मल, ये सभी के सभी किसी एक पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है ना, किसी एक प्लेन पे तो हो ही हो, साथ में एक पॉइंट पे भी होना चाहिए। ये हो गया। तो स्नेल्स कहते हैं कि साइन वैल्यू ऑफ साइन, आपको साइन अभी बहुत बच्चे हैं जो नहीं पढ़े होंगे, जैसे आपने ट्रिगोनोमेट्री का नाम सुना हुआ है, वो आपके शायद मैथ में थोड़ा सा आगे आए, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसको लेट कर सकते हैं कि साइन वैल्यू का मतलब साइन एंगल, साइन आई और साइन आर के जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस बात को पहले लिखिए और इसको ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको साइन के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी आप लॉ में आया है तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे, जो हमने आपको बताया, क्या बताया, द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal all lie in the same plane।
उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर है, पहले से भी हम जानते हैं और आज भी उसी को रिपीट करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, वहां पे रिफ्लेक्शन में क्या हमने सीखा था कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा नहीं बहुत चेंज कह सकते हैं। लिखिए द रेशियो ऑफ द साइन वैल्यू angle of incident and sine value of angle of रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख देंगे दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। हमें उम्मीद है आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जब हमने मीडियम की बात की तो मीडियम का वैल्यू भी कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम जो है इस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप समझिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, यहां जो साइन आई, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें, पहले तो शॉर्ट में लिखते हैं फिर इसका देखते हैं। अगर बात करें हम साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है इज कॉल्ड, ये बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। with respect to another medium। अब यहाँ पे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर रिलेटिव का। तो यहाँ पे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए यहीं से डेफिनेशन हमारा सब ये एक कंबाइंड होके एक ही फॉर्मूला बन जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा हम अलग करके समझते हैं। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, पहले इसे समझिए। देखिए, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ बढ़ता है, अगर यहाँ कहें कि अगर यहाँ पे रेयर से डेंसर, यानी कि एयर से मीडियम में जाए, यहाँ पे अगर एयर है और यहाँ पे कोई मीडियम है, तो यहाँ पे इसी रेशियो को लिया गया। अगर लाइट एयर से मीडियम की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे इंसिडेंट रे होगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा। और हम बताते हैं यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है, इसी पे बेस है। हम कहेंगे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum
वैक्यूम और एयर to the speed of light in the medium is called the absolute refractive index. Refractive index एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे बोलेंगे। अब इसको रेशियो में लिख दे तो कैसे लिखेंगे, तो n इक्वल टू लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसको v से लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इसका डेफिनेशन कंफर्म हो गया। अब दोनों को कंबाइंड करके भी हम रिलेशन निकालेंगे, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पे बात आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसको किस तरीके से हम लोग समझते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आइए हम देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले तो इसे सीखते हैं एक मीडियम के कंपेयर में दूसरे मीडियम का वैल्यू। एक मीडियम के कंपेयर में दूसरे मीडियम का वैल्यू किस तरीके से इसको लिखेंगे तो हम आपको अभी बताते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान ले इधर एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मान ले μ1 है और इधर वाटर है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो एक दूसरे के रिलेशन में इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर हम कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम का निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, 2 1 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या इसको और करके μ1 2 यहाँ पढ़ा पहले ये जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। इस तरीके से अगर इसी को उल्टा कर दें यानी कि μ1 2 इधर कर दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to मीडियम 2। इसको लिखा कैसे जाता है तो हम बता दें, यहाँ पे म्यू अगर 2 1 है इसका मीनिंग है μ2 अपॉन μ1, और यहाँ पे μ1 2 है तो इसको लिखेंगे μ1 अपॉन μ2। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं 1 2 μ2 1, इसका मीनिंग यही है, आप इसको ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। अगर दोनों को प्रोडक्ट कर दें
1 2 इंटू म्यू 2 1 इक्वल टू 1 होगा। कैसे? तो अब समझिए इसका वैल्यू कितना आता है, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। एक दूसरे से कटने के बाद ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी बताना हो तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, म्यू 2 1 इक्वल टू 1 बाई म्यू 1 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। एक से ज्यादा मीडियम के लिए भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टोटली कंसेप्ट हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक दूसरे मीडियम को किस तरीके से दिखाया जाता है, बुकों में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कईयों में ऐसा लिखा हुआ है कि n21 लिखा हुआ है और यहाँ पे सॉल्व करके n2 अपॉन n1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है हमारे लिखने में, लेकिन आप एक तरीके से लेके चलोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1 पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार लाते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं बुक के हिसाब से ही कि 1 2, ये तो हमारा तरीका हो गया लिखने का। इसको 2 1 लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जैसे बुक से आपका मैच करे, और यहाँ पे 2 पहले 1 बाद में लिख देते हैं। साथ में और एक, ये जस्ट बुक के हिसाब से सुधारा जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिप्रेजेंट का तरीका बदल रखा है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसके डेफिनेशन से हम वहां से उठा सकते हैं चीजों को। तो चलिए हम इसको साइन के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं ये भी करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्नेल्स ने एक बात कही थी, उन्होंने इसमें इस तरीके से रिलेशन बताया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल तो ले ही रखा, यहाँ पे एयर ले लें हम और यहाँ पे वाटर। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ1 ले लिया और यहाँ पे μ2 ले लिया। अगर यहाँ कहेंगे कि एक रे है जो इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, ये रहा, ये इंसिडेंट हुआ, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन हमने बताया था कि ये इधर आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसा हुआ तो इस एंगल को हम लोग I बोलते हैं, इधर को R बोलते हैं। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, यहाँ बोलेंगे साइन I अपॉन साइन R। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वास्तव में हुआ, लेकिन कैसे? तो हम कहेंगे 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के इक्वल होता है दूसरे मीडियम के कंपेयर में फर्स्ट मीडियम का। या तो इसको म्यू 2 1 लिख सकते हैं आप, और क्या कीजिएगा यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। प्रोडक्ट कीजिएगा तो ऐसा लग रहा है म्यू 1 साइन I इक्वल टू म्यू 2 साइन R। तो हम इसे इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करना है तो आप चाहे तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो हमने म्यू ले लिया यानी कि म्यू 1, और यहाँ का साइन एंगल साइन I, ये इक्वल होता है इधर का म्यू 2 और इधर का एंगल साइन R, और हमें रेशियो साइन I अपन साइन R निकालने से वही मिलेगा जो लॉ से मिलता है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आपको बिल्कुल ही नहीं होगा कि ये स्नेल्स लॉ को किस तरीके से अप्लाइड करना है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए मीडियम एक से ज्यादा हो और एक साथ हो तो हम उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं, जस्ट कंसेप्ट के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं। तो कंसेप्ट में हम कैसे बताएं, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ कंसेप्ट की बात करें, यहाँ हमें डायग्राम शो करना है। और डायग्राम कैसे होगा, हमारे पास यहाँ डिफरेंट मीडियम हमने ले लिया, 1 2 और 3। हम इधर कहना चाहते हैं इधर एयर है, इधर एयर है, इधर वाटर है, फिर ग्लास है, और फिर इधर एयर है। ये 3 केसेस हो गए। यहाँ पे एक ही लाइट को आना है, एक लाइट को किस तरीके से आप दिखाइएगा, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं।
हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल रे ले लिया और यहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं हम लाइट को, ये रहा। आपको भी पता है रेयर से डेंसर जाने का क्या मीनिंग है, एयर और वाटर में कंपेयर करेंगे तो एयर से डेंसर ही जा रहा है, तो क्या होगा, ये अपने नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, ये इसका नॉर्मल है, अगर इसको जाना था ऐसे सीधा, लेकिन ये सीधे ना जाकर ऐसे मुड़ जाएगा, अब मुड़ के यहाँ तक तो पहुंचेगा ही। यहाँ तक आने के बाद फिर से हम नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब इधर के पोजीशन के लिए ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टेड था, ये भी इंसिडेंट हो गया। अगर I1 करें, यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड यानी कि R के इक्वल ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इधर कैसे होना है, R1 चाहे तो ले सकते हैं, R1। यहाँ देखिए, यहाँ पे आने पे वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिर डेंसर से रेयर से डेंसर का केस है, इसीलिए वाटर और ग्लास में हमने कंपेयर किया था। फिर रे को इधर जाना है, लेकिन रे किधर चला जाएगा, रे का डायरेक्शन वही नॉर्मल की तरफ ही मुड़ेगा, यानी कि ये रहा। यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें और हमें यहाँ पे मिलेगा कि अब हमें ग्लास से एयर में जाना है। ग्लास से एयर में जाने का क्या मीनिंग है, ये केस किसका होगा, तो हम बता देंगे ये केस किसका होगा, तो ये होगा डेंसर टू रेयर जाने का, और यहाँ नॉर्मल से दूर जाना है इसे। तो नॉर्मल से दूर कैसे जाएगा, तो इस तरीके से इसको यहाँ पर दिखाए हम, और यहाँ पे इसको जाना ऐसे था सीधा, लेकिन ये कैसे चला जाएगा, यहाँ इस तरीके से, यानी कि R यहाँ पे। अगर I2 की बात करें, अगर यहाँ पे I1 ले ले तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया। इस तरीके से अगर आपको डायग्राम आता है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें जो है हम ये बता दें कि ये क्यों मुड़ता है, इस चीज का कंसेप्ट हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में बात करें, हमने आपसे कहा था कि हमें पता लगाना है कि अगर रेयर से डेंसर का केस है तो लॉ किस तरीके से, स्नेल्स लॉ, ये जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इस बार जो है रेयर एयर से वाटर का केस है, एयर और वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लिए और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर यहाँ पे कहें कि एक रे जो यहाँ पे आया ऐसे, ये हो गया नॉर्मल, यहां से ये किधर जाएगा हमें नहीं पता, हम कह रहे हैं ये I होगा, और हमें पता है R चाहे जैसा हो, R मान लेते हैं हम, अभी पता चल जाएगा I और R में। अगर ये सीधे चला जाता तो ये एंगल कितना हो जाता, I के इक्वल हो जाता। बट देखिए यहाँ पे हमारे पास रूल क्या है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R ले लेते हैं हम। यहाँ कहेंगे sin I अपॉन sin R इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहाँ बता दें μ2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है μ1 से, इसीलिए वैल्यू ज्यादा होगा डेंसर का, तो इसका मतलब इसका रेशियो 1 से ज्यादा होगा। तो 1 से ज्यादा होगा यानी कि sin I अपॉन sin R ग्रेटर देन 1। और क्या मीनिंग है इसका, sin I ग्रेटर देन sin R, और दोनों तरफ से आप चाहे तो साइन हटा सकते हैं। तो I एंगल ग्रेटर होगा R से, ग्रेटर होगा R से, यानी R छोटा एंगल होगा। तो R कैसे छोटा हो सकता है, जब इधर बेंड करेगा अपने नॉर्मल की तरफ। तो ये टोटल I है, इसको I से कम होना पड़ेगा, तब जाकर ये किस तरीके से डिफाइंड होता है। पहले भी हमने जो दिखाया था आपको, उसमें भी ऐसा ही केस था, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि हम ऐसे सीधे याद नहीं कर सकते, अगर कंसेप्ट पता है तो वहां से भी हम डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा भी केस देख लेते हैं, अगर डेंसर से रेयर मीडियम का केस है तो, अगर डेंसर से रेयर मीडियम का केस है, इसका क्या मीनिंग है, इधर हमने डेंसर ले लिया और इधर रेयर ले लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो इंसिडेंट रे होगा डेंसर में I, और इधर का नहीं पता, हम कह रहे हैं कि μ1 μ2। इस बार μ1 का वैल्यू जो है ज्यादा है μ2 से, तो क्या लिखेंगे, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, यानी कि sin I
अपॉन साइन आर इक्वल हो जाएगा म्यू2 अपन म्यू1। और ये बताइए म्यू2 अपन म्यू1 ग्रेटर है म्यू2 से, तो रेशियो 1 से कम हो जाएगा। यानी क्या मीनिंग है, ये पूरा रेशियो 1 से कम हो जाएगा। यानी साइन आई अपॉन साइन आर लेस देन 1, क्या मिलेगा आपको, साइन आई लेस देन साइन आर। इसका मतलब एंगल आर जो है ग्रेटर होगा एंगल आई से। तो इस बार क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना तो इसको ऐसे होता तो ये एंगल आई होता, और अगर एंगल आई से हमें बड़ा चाहिए यानी कि इस रे को ऐसे मुड़ना पड़ेगा, और ये रहा आर। तो आप समझ सकते हैं आई से ज्यादा हुआ। ये दोनों केसों में हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, केवल इसे समझ लेना है, आपको कुछ याद करने की और रटने की जरूरत नहीं है। और ये तो नया हेडिंग डालिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। चलिए, सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, एक ग्लास शीट की। और हमें जो इस बार लाइट है एयर और ग्लास यानी कि ग्लास से पास करानी है। तो देखिए, इसका हम डायग्राम इस तरीके से शो करना चाहते हैं। यहां हमने एक ग्लास शीट ले लिया, ये रहा, जिसका थिकनेस कुछ ना कुछ रहा होगा। हम इस थिकनेस को टी मान ले रहे हैं। अगर यहां पे बोले ए बी सी और डी, यहां पे नॉर्मल रे भी होगा जिसको हम दिखा देते हैं। जहां पर भी हम रे ड्रॉ करेंगे, ये रहा। यहां पे हम एक रे इंसिडेंट करना चाहते हैं, यानी कि इस ग्लास के ऊपर हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो आप यहां देखिए, यहां से इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, यानी कि ये रहा हमारा आई। यहां पे जो एयर है और ये है हमारा ग्लास। ग्लास यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 ले लें तो इसका म्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे क्या होगा, ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा, यानी इसको जाना तो इधर था लेकिन इधर नहीं जाएगा, ये मुड़ जाएगा ऐसे। यहां पर फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल कुछ इस तरीके से। इस बार क्या है, डेंसर से रेरर केस, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये क्या होगा, अपने नॉर्मल से दूर चला जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये आई, इसको I1 ले लें तो ये I2 हो जाएगा, और यहां पे R लिया जाए तो ये भी एंगल R ही होगा। अब देखिए, इस रे को आगे बढ़ाइए। अगर इस रे को आगे बढ़ाते हैं, यानी आप देख सकते हैं इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, और इस रे को देखिए अगर पीछे बढ़ाते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो जाते हैं। और हमें क्या लग रहा है, जो रे यहां से हमने ड्रॉ किया है वो रे यहां से पास हो रहा है, यानी कि देखिए कितना शिफ्ट कर गया। अगर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके दोनों के बीच का दिखा दे, इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का, या कहीं से भी अगर इनका दिखा देते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, डी बोला जाता है। और इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, कि लाइट वास्तव में कितना डिस्प्लेस हो गया। तो आप इसको भली भांति अब समझ चुके होंगे। हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इससे आगे, और इसका लास्ट वीडियो शायद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।